Assalamualaikum students, how are you? I am your physics teacher तारिक सिकंदर। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 1 में स्केलर को स्टडी किया, देन हमने वेक्टर और उसकी टाइप्स को स्टडी किया। आज हमने लेक्चर नंबर 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर को स्टडी करना है। तो आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करने से पहले इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो आप जरा फोकस कीजिएगा कि आप देखें यहाँ पर मेरे पास दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। इन दो एक्सिस के दरमियान मैंने एक वेक्टर ले लिया है जिसको मैं ए वेक्टर कह रहा हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप नोट करें कि यहाँ पर मेरा वेक्टर ना एक्स के लॉन्ग है ना वाई के लॉन्ग है, बल्कि ये दोनों के दरमियान में है। अगर ये एक्स के लॉन्ग होता तो मैं इसको कहता कि इसका जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप है। अगर ये वाई के लॉन्ग होता तो मैं कहता इसका यूनिट वेक्टर जे कैप है। क्योंकि ये दोनों के दरमियान है तो ना मैं इसको आई कैप कह सकता हूँ ना मैं इसको जे कैप कह सकता हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो देखते हैं। मैं क्या करता हूँ कि इसके हेड से मैं परपेंडिकुलर लाइन नीचे को ड्रा करता हूँ और इसके हेड से परपेंडिकुलर लाइन जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग ड्रा करता हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक चीज नोट करें कि ओरिजिन से लेके यहाँ तक जो लेंथ है ये एक न्यू वेक्टर मेरे पास आ गया है और ये वेक्टर किसके लॉन्ग है? एक्स के लॉन्ग है। तो ये ए का एक्स कंपोनेंट कहलाएगा जिसको मैं ए एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्योंकि ये एक्स के लॉन्ग है तो यूनिट वेक्टर के साथ आई कैप आ जाएगा। इसी तरह ओरिजिन से लेके यहाँ तक जो मेरे पास नया वेक्टर आया है जो कि ए का वाई कंपोनेंट कहलाएगा उसको मैं ए वाई से रिप्रेजेंट करूंगा। और चूंकि ये y के लॉन्ग है तो इसका यूनिट वेक्टर आएगा j कैप। इस तरह ए वेक्टर के मेरे पास दो कंपोनेंट आ गए हैं, एक x के लॉन्ग एक y के लॉन्ग। इन दो कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की थी। ओके स्टूडेंट्स, आप नोट करें कि यहाँ पर जो वेक्टर है इसका x के साथ एक एंगल बन रहा है दैट इज थीटा। और याद रखिएगा अगर वेक्टर को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे, क्लॉकवाइज क्या होता है? जैसे हमारे पास क्लॉक की सुइयां होती हैं वो क्लॉकवाइज रोटेट करती हैं। अगर ऑपोजिट करेंगे हम उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो हमारे पास एंगल होगा पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज के लिए एंगल क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब है कि एंगल बढ़ेगा। यहाँ पे एंगल क्या है? 0 और यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री। तो 0 से बढ़ के किस तरफ जा रहा है? 45, 45 से बढ़ के 90। तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होगा। अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे तो क्लॉकवाइज में हमारे पास जो वेक्टर होगा वो नेगेटिव होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे नेगेटिव शो कर रहा है डायरेक्शन को, ठीक है। यहाँ पे एंगल कम होगा। देखिए अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेक्टर 45 है, अगर इसको मैं क्लॉकवाइज रोटेट करवाऊंगा ये 45 से 0 की तरफ कम होगा, ठीक है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये थे कंपोनेंट्स के, एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब इसको जो है वो एक और कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि मेरे पास अगर ये फर्ज कर ले ये एक वेक्टर है, ठीक है। अब मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो ये जो दो पार्ट्स है ना ये इस पूरे वेक्टर के क्या है? कंपोनेंट्स हैं। इसका मतलब ये दो कंपोनेंट्स मिलके ऐड होके एक पूरा वेक्टर बना रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब एक पूरा वेक्टर जो है वो दो कंपोनेंट्स को ऐड करने से बनता है। अगर दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को, दोनों को जमा करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो ए वेक्टर के बराबर होगा। ओके हो गया स्टूडेंट्स। और ये दोनों कैसे जमा होंगे हमें पता है। हम इसके लिए हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं। हेड टू टेल रूल हमें क्या कहता है? यहाँ पे देखें ये कंपोनेंट है ये भी एक वेक्टर है और ये वाई कंपोनेंट है ये भी एक वेक्टर है। तो ये फर्स्ट वेक्टर आ गया, ये सेकंड वेक्टर आ गया। तो हेड टू टेल रूल हमें ये कहता है, ये देखना जरा, कि फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के किससे मिले? टेल से मिले। अगर हमारे पास यही जो वेक्टर है इसको उठा के हम कहाँ जोड़ दें? यहाँ पे जोड़ दें। इसी y कंपोनेंट को जो कि एक वेक्टर है इसको उठा के हमने कहाँ कनेक्ट करना है, कहाँ जोड़ना है? यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ले लीजिए मेरे पास ना एक
वाई कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे आगे जोड़ दिया। अगर आप नोट करें कि एक्स कंपोनेंट का हेड वाई कंपोनेंट के टेल से मिल रहा है, ठीक है, इसके साथ मैं मेंशन कर देता हूँ, ये मेरे पास ए वाई जे कैप है, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर की टेल से मिल रहा है और सेकंड वेक्टर का हेड रिजल्टेंट वेक्टर के हेड से मिला, तो ये हेड टू टेल रूल कहलाता है। तो जब मैं दोनों कंपोनेंट्स को प्लस करूंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर किसके बराबर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो कि ए वेक्टर है, ठीक है। यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि ए एक्स आई कैप एक्स कंपोनेंट और ए बाई जे कैप वाई कंपोनेंट, दोनों को जब मैं जमा करूंगा तो ये मेरे पास किसके इक्वल आएगा, ए वेक्टर के इक्वल आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब हम डेफिनेशंस को समझते हैं कि वेक्टर को रेजोल्यूट क्यों करना है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू इट्स पार्ट्स, एक वेक्टर को जब हम स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं पार्ट्स के अंदर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेक्टर का रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेक्टर को दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया, एक वेक्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, एक वेक्टर की जो इफेक्टिव वैल्यू होती है गिवन डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है ये वाला, और एक्स कंपोनेंट जो है वो कौन सी स्पेसिफिक डायरेक्शन शो कर रही है, एक्स डायरेक्शन शो कर रही है। ए वेक्टर का सेकंड जो कंपोनेंट है ए वाई कंपोनेंट है, ठीक है, वो कौन सी स्पेसिफिक डायरेक्शन शो कर रही है, वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। A vector may be considered as a resultant of its component vectors along specified direction. तो स्टूडेंट्स एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में अगर दो कंपोनेंट्स को हम प्लस कर दें तो वो रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर आएंगे, जो कि अभी मैंने आपको समझाया है इस इक्वेशन के मुताबिक, ठीक है। अब स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर देखें, एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले रेक्टेंगुलर का जो मतलब होता है वो होता है परपेंडिकुलर। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक वेक्टर, एक जो वेक्टर था इसका कितने कंपोनेंट्स थे, प्लेन के अंदर टू डिमेंशन के अंदर दो कंपोनेंट्स थे, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। तो आप नोट करें दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इसका मतलब दोनों कंपोनेंट्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको तीनों डेफिनेशंस अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैंने इसको नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास जो है वो ओ है, ओरिजिन है, इस पॉइंट को पी का नाम दे दिया, जहां पे जो पॉइंट था एक्स के लॉन्ग इसको एम का नाम दे दिया और वाई के लॉन्ग जो पॉइंट था इसको मैंने एन का नाम दे दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है वो हम इसको ना सॉर्ट आउट करते हैं, सॉर्ट आउट कैसे करना गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स। जो एंगल थीटा है, थीटा के साथ जो हमारे पास जो ये जो एरिया है ये होती है बेस, ये एरिया क्या होता है, बेस, ये मैंने सर्कल बना दिया। ये जो एंगल के साथ है वो क्या है, बेस, और एंगल के जो सामने है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि थीटा के साथ वाला बेस और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, या इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जहां पर दो वेक्टर्स हैं आपस में 90 के एंगल बनाए हैं वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और जो तीसरा बच गया वो हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं एक्स कंपोनेंट के लिए बात करना चाह रहा हूं, तो एक्स कंपोनेंट का हम cos थीटा लेते हैं, ठीक है। कैसे लेते हैं वो देखते हैं। cos थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस क्या है, ए एक्स आई कैप, तो बेस की जगह ए एक्स पुट कर दिया। स्टूडेंट्स आई कैप यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है, यहाँ पर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म लेनी होती है एंगल में। ये हमारे पास क्या है, cos थीटा एंगल है, तो एंगल में हम हमेशा मैग्नीट्यूड फॉर्म लेते हैं, ये आपने याद रखना है, वेक्टर फॉर्म है नहीं लेते, इसलिए मैंने ax के साथ आई कैप नहीं लिखा, सिर्फ ax लिखा है यहाँ पे बेस की जगह पे, ठीक है। ये देखें नीचे है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की जगह a वेक्टर आना चाहिए, लेकिन मैं इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लेना सिर्फ a लिखूंगा नीचे, ये देखें। तो ax फाइंड करना है, एक्स कंपोनेंट के लिए बात करें तो a डिवाइड और दूसरा जो है क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ax इक्वल आ जाएगा a cos थीटा के। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास
जो मैग्नीट्यूड है एक्स का वो फाइंड हो गया। ठीक है, इसी तरह हम स्टूडेंट्स वाई के लिए बात करेंगे। वाई कंपोनेंट क्या होता है, हम साइन थीटा लेना चाह रहे हैं। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के लॉन्ग है, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, ए बाई जे कैप। क्योंकि हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म लेनी है तो जे कैप हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ए बाई। तो परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखेंगे, ए बाई। और नीचे हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज ए वेक्टर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड फॉर्म ले लिया तो ए वेक्टर की जगह पे क्या लिखेंगे, जस्ट ए लिखेंगे। ठीक है, ए वाई फाइंड करना है तो जो डिवाइड में ए है वो दूसरा जो है क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ए वाई इक्वल आ गया ए साइन थीटा। स्टूडेंट्स ए एक्स और ए वाई हमने फाइंड कर लिया है। ये दोनों जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करें ए एक्स की जगह और ए वाई की जगह, तो हमारे पास ए वेक्टर आ गया इक्वल्स टू ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको जो है वो यूं करके भी राइट कर सकते हैं। खैर, अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो हमारे पास नया फार्मूला है मैग्नीट्यूड के लिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये वाली वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है, इसका हमने मैग्नीट्यूड लेना है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको इस तरह वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन होगी, मैं कहूँगा मैग्नीट्यूड फाइंड करें, तो आपने कैसे करना है, पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करना है। पाइथागोरियन थ्योरम हमें क्या कहता है, सिंपल आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, ए का, ए वेक्टर का स्क्वायर, ए एक्स आई कैप का स्क्वायर प्लस ए वाई जे कैप का स्क्वायर। ठीक है, और ये देखिए हमने जो है वो स्क्वायर अप्लाई कर दिया। जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ए वेक्टर का जो स्क्वायर होता है ना वो ए स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ए वेक्टर का स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर आ गया। और हमारे पास जो आई स्क्वायर होता है, आई कैप का स्क्वायर याद रखिएगा, जो आई कैप होता है ना इसका स्क्वायर क्या होता है, आई डॉट आई, और ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो आई कैप का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1 के, तो पीछे क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर। जे कैप का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो आ गया ए वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर दिया ताकि मैं ए फाइंड कर सकूं, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए मैंने यहाँ दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट से जब दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर दिया तो जो स्क्वायर रूट है, अंडर रूट है, वो 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरे पास ए बच गया, ए इक्वल आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने, ये वेक्टर फॉर्म थी ए की, इसका मैग्नीट्यूड लेके ए का मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड कर लिया इस फॉर्म में। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है कि अगर प्लेन में, अगर बात करें प्लेन की, तो प्लेन में 2 डायमेंशन होती है, 2 कंपोनेंट बनेंगे। अगर स्पेस की बात करेंगे तो हमारे पास तीसरा कंपोनेंट भी आ जाएगा, ए जी के कैप। ठीक है, तो हमने सिंपल अगर मैग्नीट्यूड लेना है तो तीनों तरफ स्क्वायर लेके अंडर रूट ले लेना है। जी स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर की। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, टू फाइंड लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल इन प्लेन और स्पेस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर प्लेन हो, प्लेन का मतलब 2 डायमेंशन, स्पेस हो मतलब 3 डायमेंशन। स्पेस में एक्स वाई और जी आ जाएगा, प्लेन में सिर्फ एक्स वाई रहेगा। ठीक है, तो ये प्लेन की बात हो रही है 2 डायमेंशन की, एक्स और वाई की। ठीक है, अगर इस हमारे पास 2 एक्सिस में एक पॉइंट है ये वाला, ठीक है, एक पॉइंट है ये वाला, हमने इसकी पोजीशन फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, ओरिजिन से डायरेक्ट एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा इस पॉइंट की तरफ। तो ये जो वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इस पॉइंट की क्या बता रहा है, लोकेशन बता रहा है। तो स्टूडेंट्स ये होता है, ये वेक्टर कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, दो एक्सिस के दरमियान किसी भी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करने के लिए मैं ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रा करूंगा, जिसका जो टेल है वो ओरिजिन पे होगी और हेड उस पॉइंट के ऊपर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, जिसको मैं आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगा। अब आपको पता है ये एक वेक्टर है, तो वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये आर कैप होगा, जो इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये हमारे पास आर यूनिट वेक्टर होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर 2 डायमेंशंस की बात हो रही है, इसको मैंने पी का नाम दिया, तो इसके 2 कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा, एक वाई कोऑर्डिनेट बनेगा, जिसको मैंने ब्रैकेट में एक्स और वाई लिखा है। अगर यही पॉइंट 3 डायमेंशन में होता, स्पेस में होता, तो यहाँ एक्स वाई और जी आ जाना था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक वेक्टर को कैसे लिखूंगा मैं, ये इसका एक्स कंपोनेंट आ गया। ठीक है, एक्स कंपोनेंट को मैं कैसे लिखूंगा, एक्स आई कैप, और वाई कंपोनेंट को कैसे लिखूंगा, वाई जे कैप। ठीक है, और जब दोनों कंपोनेंट्स को प्लस करूंगा तो रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर आएगा,
आर वेक्टर के बराबर आएगा। देखिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने समझा इसको, अगर इसका मैग्नीट्यूड देना, मैग्नीट्यूड लेने का तरीका क्या है, दोनों तीनों तरफ स्केयर अप्लाई कर दें। आर वेक्टर का स्केयर किसके बराबर होगा, आर स्केयर के, सॉरी यहाँ पर जो है वो आर स्केयर आना है, ठीक है। आर वेक्टर का स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्केयर के इक्वल होगा। और यहाँ पे जब इसके ऊपर स्केयर अप्लाई करूंगा, आई कैप का स्केयर 1 होता है तो पीछे एक्स स्केयर बच जाएगा, और जे कैप का स्केयर भी 1 होता है तो वाई स्केयर बच जाएगा। और अगर हमने सिर्फ आर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, स्केयर रूट अप्लाई कर देंगे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आर बच जाएगा, तो मेरे पास बाकी बच जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अंडर रूट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का लेक्चर। हम वेक्टर को कैसे जो है वो रेजोल्यूट कर सकते हैं 2 या 3 कंपोनेंट्स में, और हम वेक्टर्स के कंपोनेंट्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स हमें क्या बताते हैं, ठीक है, और हम दो वेक्टर्स को हेड टू टेल के मुताबिक कैसे जो है वो एड अप कर सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल रखने के लिए। तो अगर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।